नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस कीजिए, अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिलता है, तब आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बेशकीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का। पहला क्वेश्चन है कि एम आर आई में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग। अब देखिए एम आर आई का मतलब क्या होता है, इसको देखते चलिए। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसको हिंदी में और दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप भी ध्यान में रखिए कि अगर कभी कभी होता है कि जैसे एमआरआई ना बोल करके चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन बोल दिया जाए, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम लेंस क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक प्रतिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस क्या होता है? यह एक प्रति फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आंसर इसलिए लिख रखा हूँ यहाँ पे पीडीएफ में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको दे दूँगा। ठीक है, जिनको भी ज़रूरत होगी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और उसका मैं लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम से आप वहाँ पे पर वीक मैं इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंसोलेशन आतपन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है सही आंसर? ऑप्शन बी, आने वाली सौर्य विकिरण। दोस्तों देखिए, शब्द इंसोलेशन जो है ना, यही सिर्फ क्वेश्चन में था, लेकिन मैंने आतपन इसलिए जोड़ा ताकि इससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है कि सूर्य प्रकाश से आने वाली जो विकिरण होती है उसको इंसोलेशन या आतपन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है? वो कौन सी ऐसी स्थिति होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। देखिए दोस्तों, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो जो दिख रहा है, याद रखिए, जो दिखता है वही दोष है, कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको निकट की वस्तुएं दिख रही है तो आपको निकट दोष ही है, और अगर दूर की वस्तुएं दिख रही है तो आपको दूर ही दोष है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निकट की दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, उल्टी हो जाती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है। तो हो सकता है कि आज के बाद आपको इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो दोस्तों अब मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और यहाँ तक आपने सुना है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता को मापने के लिए हम डायोप्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए रिक्टर पैमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद अभिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है। तो इसका सही आंसर है भूकंपों से। देखिए एपी सेंटर का ही मतलब जो होता है आपके भूकंप से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अभिकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेसीबल। अब कहीं कहीं तो डीबी ऐसे लिखता है और कहीं कहीं पे डी इस तरह से रहता है और बी इस तरह से रहता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात का स्तर क्या है। ठीक है, यहाँ रात के समय में पूछा है, क्वेश्चन पे फोकस जरूर कीजिएगा। तो ये 45 dB होगा। ठीक है, डेसिबल। ठीक है, लेकिन वैसे शोर को अगर दिन की बात किया जाए या न्यूनतम कहा जाए तो शोर जो होता है वो 60+ WHO के रिपोर्ट के अनुसार अगर 60 dB से ज़्यादा का साउंड आप सुनते हैं तो ये हमारे कान के लिए हानिकारक होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बन के आता है कि फुसफुसाने में कितना डेसिबल साउंड उत्पन्न होता है, तो 15 डेसिबल के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 15 से 20 कर लीजिएगा। ठीक है, और बोलचाल की भाषा में नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा करते हैं 20 से लेकर के 35 तक, 30-35 तक का जो डेसिबल होता है वो बोलचाल की भाषा में। और जैसे ही हम लोग 60+ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ये शोर में बदल जाता है। ठीक है, और जो जेट इंजन और जो प्लेन वगैरह या फैक्ट्री में जो साउंड होती है वो 100 डेसिबल के अबाउट में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा सारे सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से कितना होता है। तो ऑप्शन ए पराश्रव का 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर होता है। कितना होता है, ऊपर होता है। और श्रव्य तरंग की जो श्रव्य तरंग होते हैं उसका कितना होता है, तो 20 किलो HZ से ले करके टू 20,000 किलो HZ तक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद अपश्रव्य जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से नीचे की वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान खाली जगह नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। कौन सा विमान, पराध्वनिक विमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि बुम्ब। क्या, ध्वनि बुम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है पे ध्यान दीजिएगा। मैं अपने हर टेस्ट सीरीज़ में नहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ आपको, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में नहीं के कारण ही गलती होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ध्रुवन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश के रूप में। ठीक है, प्रोमिनेंट लाइट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दाब का। या तो दाब आप बढ़ा लीजिए चाहे दाब को आप घटा लीजिए, ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अक्सर जो होता है पूछ लिया जाता है कि यदि दाब बढ़ाया जाए तो ध्वनि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो अक्सर लोग घटेगा पर टच करके और वापस आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खुली पाइप में वायु धूमन किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समदाबी प्रक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजर सकता किससे, निर्वात से। यानी कि वैक्यूम में जो रहता है ध्वनि ट्रैवल नहीं करती है, और सबसे ज़्यादा किस में करती है, तो स्टील में इसका रेंज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, तो स्टील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे, बोलते हैं ना पिच। जैसे किसी भी व्यक्ति का आवाज़ अगर पतला है या मोटा है तो वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो उसके पिच पे निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बात क्या कर रहा है? स्टेथोस्कोप की। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि का परावर्तन करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का उपयोग कहाँ होता है? डॉक्टरी आला, जिसको आला बोलते हैं, आला। ठीक है, ये इस टाइप का होता है, इस टाइप का घूम करके आता है, यहाँ पे बड़ा सा इस तरह से बन जाता है, और एक इस कान के लिए हो जाता है, एक इस कान के लिए हो जाता है, और डॉक्टर इसको गले में या तो लटका के रखें या फिर कान में लगा लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह का आला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? लीजिए क्वेश्चन भी आ गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पराश्रव्य। ठीक है, पराश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है? तो सही आंसर है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कौन सा यानी कैसा होना चाहिए? कोई कण जो है एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो सही आंसर है उसका वेग एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मिनट, उसका वेग जो है एक समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। देखिए इसका आंसर नहीं था, मैंने गलती से टाइप नहीं किया है, तो आप इसको ऑप्शन ए समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण क्या हो सकता है? तो ठीक है, इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। और ओजोन करता क्या है? तो ये जो पराबैंगनी किरण है इसको हमारे पृथ्वी तक डायरेक्ट आने से रोकता है। ठीक है, और ओजोन में क्या हो गया है? एक छिद्र हो गया है। क्वेश्चन पुटअप कर लीजिए, छिद्र हो गया है। ये कहाँ पे है वर्तमान में स्थित? तो अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यहीं पे समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए।